मुंबई की वो सर्द और बेहद भयानक तूफानी रात। आसमान से गिरती बारिश की मोटी मोटी बूंदें शरीर पर ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हों। बादलों की गरज से दिल दहल रहा था। शहर के सबसे सुनसान और खतरनाक इलाके रेड डॉकयार्ड में सिर्फ एक बेबस लड़की के भागने की आवाज गूंज रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इनाया अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल होगी, लेकिन आज उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी की भी रूह कपा दे। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। उसके नंगे पैर डॉकयार्ड के नुकीले पत्थरों, जंग लगे लोहे और कांच के टुकड़ों से टकराकर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। रुकने का मतलब था एक ऐसी खौफनाक जिंदगी जो मौत से भी बदतर थी, क्योंकि उसके पीछे वो दरिंदे लगे थे जिन्हें उसके खुद के सौतेले बाप ने चंद रुपयों और जुए के कर्ज को चुकाने के लिए उसे बेच दिया था। पकड़ो उस चुड़ैल को। अगर वो आज यहाँ से बच निकली तो पाशा भाई हम सबकी चमड़ी उधेड़ कर नमक लगा देंगे। भागने मत देना उसे किसी भी कीमत पर। पीछे से दौड़ते हुए एक भारी भरकम गुंडे की डरावनी आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर इनाया के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। इनाया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और इसी हड़बड़ाहट में अचानक उसका पैर एक भारी लोहे के पाइप से जोर से टकराया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे कीचड़ भरे पानी में जा गिरी। उसके घुटनों और कोहनियों पर गहरी खरोंचें आ गई। आह! मम्मी! एक दर्द भरी चीख उसके कांपते होठों से निकल गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। तभी पीछे से भागते हुए दोनों गुंडों ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में बड़े बड़े चाकू थे और चेहरों पर एक शैतानी खौफनाक हंसी थी। बारिश के पानी में उनके चेहरे और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। ए लड़की, तूने बहुत दौड़ा लिया, हमारी तो सांस ही भूल गई। अब चल शांति से चुपचाप हमारे साथ। पाशा भाई अपने अड्डे पर बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक गुंडे ने आगे बढ़कर इनाया के बालों को बुरी तरह से अपने गंदे हाथों में जकड़ लिया और उसे झटके से ऊपर खींचा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हैं आप लोग? प्लीज। इनाया बुरी तरह से रो रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल रहे थे। अरे ओ भगवान, यहाँ इस रेड डॉकयार्ड में नहीं आते मेरी जान। यहाँ सिर्फ मौत आती है या फिर हमारे पाशा भाई की आदमी। और तुझे मारना किसे है? तुझे तो पाशा भाई की रानी बनाकर रखना है। चल अब बिना नाटक किए उठ खड़ी हो। जैसे उसने इनाया को जबरदस्ती कीचड़ से घसीटने की कोशिश की, अचानक डॉकयार्ड के उस सुनसान और अंधेरे कोने में एक बहुत तेज रोशनी चमकी। 3 लंबी काली और चमचमाती एसयूवी गाड़ियां एक कतार में तेज रफ्तार से आईं और उनके ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ियों की हेडलाइट्स की सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि गुंडों की आंखें बुरी तरह से चुंधिया गई। उन्हें कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इनाया ने भी अपनी कांपती हुई पलकें उठाकर उस रोशनी की तरफ देखा। बीच वाली सबसे महंगी गाड़ी का दरवाजा खुला। एक शख्स गाड़ी से बाहर निकला। उसका लंबा और गठीला कद, काले रंग का बेहद महंगा 3 पीस सूट और एक ऐसा खौफनाक ऑरा जिससे आसपास की हवा भी मानो एकदम से सर्द हो गई हो। वो कोई और नहीं, जायन सिकंदर था। इस शहर के अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का दूसरा नाम। पुलिस और कानून के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया था। जायन के पीछे से और बाकी गाड़ियों से उसके 10 भारी भरकम हथियारबंद गार्ड्स बाहर निकले। उनके हाथों में लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन गन्स थी और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। ये नजारा देखकर गुंडों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। डर के मारे उनके हाथ से चाकू छूटकर कीचड़ में जा गिरे। इनाया को पकड़े हुए गुंडे की तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। जायन भाई, आप यहाँ? गुंडे की आवाज पूरी तरह कांप रही थी और पसीने छूट रहे थे। जायन धीरे धीरे चलते हुए इनके करीब आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम पत्थर जैसा सख्त चेहरा। उसकी आंखें एकदम ठंडी थी, जैसे बर्फ का कोई समंदर हो जिसमें कोई भी डूबकर मर जाए। उसने बड़ी ही शांति से अपनी जेब से एक सोने का महंगा लाइटर निकाला और बारिश के बीच अपनी सिगरेट सुलगाई। मेरे इलाके में
ये फालतू का शोर कैसा? जायन की आवाज बहुत भारी और गहरी थी, जो सीधा दिल में खौफ पैदा कर रही थी। भाई हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि ये रेड डॉकयार्ड आपका एरिया है। हम तो बस गलती से धरा गए। हम तो बस इस लड़की को पाशा भाई के पास ले जा रहे थे। ये उनका माल है। उन्होंने इसके सौतेले बाप को पैसे दिए हैं। जायन की ठंडी और खतरनाक नजरें पहली बार जमीन पर पड़ी इनाया पर गई। इनाया डर के मारे सिकुड़कर कोने में बैठी थी। बारिश के पानी से उसके सारे कपड़े भीग चुके थे और उसकी बड़ी बड़ी मासूम और डरी हुई आंखें सीधा जायन को ही देख रही थी। उन आंखों में कुछ ऐसा था, एक अजीब सी बेबसी, एक खौफ और एक अजीब सी मासूमियत, जिसने पहली बार पत्थर दिल जायन सिकंदर के सीने में एक अनजानी सी हलचल पैदा कर दी। माल नहीं, इंसान है वो। और जायन सिकंदर के इलाके में किसी भी औरत पर हाथ उठाने की या उसे माल कहने की सजा क्या है, पता है तुम कुत्तों को? जायन का लहजा एकदम बहुत खतरनाक हो गया था। भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके पैर पकड़ते हैं। हम अभी के अभी यहाँ से चले जाते। आज के बाद हमारी शक्ल इस इलाके में नहीं दिखेगी। गुंडे जान बचाकर पीछे हटने लगे, लेकिन जायन ने अपने राइट हैंड मैन समीर की तरफ बिना देखे ही सिर्फ अपनी एक उंगली से हल्का सा इशारा किया। समीर ने तुरंत अपनी गन निकाली और 2 गोलियों की तेज आवाज ने बारिश के शोर को चीर कर रख दिया। दोनों गुंडों के घुटनों के बीचों बीच में गोली लगी थी और वो बुरी तरह चीखते हुए कीचड़ में गिर पड़े। खून की धार कीचड़ वाले पानी में बहने लगी। इनाया ने इतना खून और गोली चलते हुए कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसने अपने दोनों कान कसकर बंद कर लिए और तेज चीख मार दी। उसे लगा अब उसकी भी बारी है। वो कोट पैंट वाला इंसान उस पाशा से भी ज्यादा खतरनाक और जालिम था। जायन धीरे से झुका और इनाया के बिल्कुल करीब आ गया। उसके महंगे परफ्यूम और सिगरेट के धुएं की खुशबू ने इनाया को चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे बेवजह की चीखें बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम शांत हो जाओ, जायन ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हुक्म था। आप कौन हैं? मुझे मारिएगा मत प्लीज। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बस मेरे घर जाने दीजिए। इनाया पीछे खिसकते हुए कांप रही थी। जायन ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारा और उसे इनाया के कांपते और भीगे हुए कंधों पर डाल दिया। कोट की अचानक मिली गर्माहट से इनाया कुछ पल के लिए एकदम सुन्न रह गई। अगर मैं तुम्हें मारने आया होता तो तुम अब तक सांस नहीं ले रही होती। चुपचाप उठो यहाँ से। जायन ने अपना हाथ इनाया की तरफ बढ़ाया। इनाया अंदर तक कांप रही थी। वो एक गुंडे से बचकर दूसरे शहर के सबसे बड़े और खतरनाक माफिया के हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकती थी। लेकिन जायन की आंखों में एक अजीब सा दबाव था, जिसे टालने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। कांपते हुए हाथों से इनाया ने उसका हाथ थाम लिया। जायन ने उसे एक झटके में कीचड़ से खड़ा कर दिया। बॉस, इन दोनों कीड़ों का क्या करना है? यही खत्म कर दूं इन्हें? समीर ने जमीन पर तड़पते गुंडों की तरफ गन तानते हुए पूछा। नहीं, इन्हें जिंदा छोड़ दो और पाशा के पास पार्सल कर दो। और उस कुत्ते से कहना कि अगर अगली बार उसके पालतू कुत्ते मेरे इलाके में नजर भी आए तो मैं उसके घर में घुसकर उसका सर धड़ से अलग करके चौराहे पर टांग दूंगा। जायन इनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं खुद चली जाऊंगी अपने रास्ते। मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। जायन गाड़ी का दरवाजा खोलकर रुका और उसने पलटकर इनाया की आंखों में देखा। कहाँ जाओगी तुम इस वक्त? वापस उसी सौतेले बाप के पास जिसने तुम्हें चंद रुपयों के लिए बेच दिया, या उस पाशा के पास जो तुम्हें आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा? सीधे से गाड़ी में बैठो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात मानो। इनाया के पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चुपचाप डरी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही उसे एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही एक अजनबी सी सुरक्षा का भी एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थकान, खौफ और ठंड की वजह से गाड़ी चलते ही इनाया की आंखें भारी होने लगी और वो सीट पर ही बेहोश हो गई। जायन का लंबा काफिला तेज रफ्तार से शहर के बाहर एक बेहद आलीशान और खौफनाक दिखने वाले हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के बाहर भारी लोहे के गेट थे और चारों तरफ ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आर्म गार्ड्स तैनात थे।
वहां एकदम सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। जायन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बेहोश इनाया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वो सीधा हवेली के अंदर मेन हॉल में चला गया। हवेली का हर नौकर और गार्ड जायन को इस तरह एक अजनबी लड़की को गोद में लाते देख अंदर ही अंदर हैरान था। जायन सिकंदर, जो औरतों के साये से भी दूर रहता था और उनसे सख्त नफरत करता था, आज एक अजनबी लड़की को अपने हाथों में उठाकर अपने पर्सनल बेडरूम तक ले जा रहा था। मारिया, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, अभी इसी वक्त। जायन ने अपने घर की मेड मारिया को तेज और सख्त आवाज में हुक्म दिया। जी बॉस, मैं अभी कॉल करती हूं। आगे क्या होगा? क्या इनाया जायन की कैद से निकल पाएगी? आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली सुबह जब खिड़की से धूप अंदर आई तो इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक अनजान जगह में थी। कमरा बेहद खूबसूरत था। वो अभी सोच ही रही थी कि वो कहाँ है, तभी कमरे का दरवाजा खुला और जायन अंदर आया। उसके बाल हल्के गीले थे, जैसे वो अभी नहा कर आया हो। इनाया उसे देखते ही झटके से उठी और डर के मारे बेड के एकदम कोने में जाकर सिकुड़ गई। उसने चादर को कसकर अपने सीने से लगा लिया। आप प्लीज मेरे करीब मत आइएगा। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे जाने दीजिए यहाँ से। जायन उसके डर को देखकर कुछ नहीं बोला। वो धीरे से चलकर बेड के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और अपनी गहरी रहस्यमयी नजरों से उसे घूरने लगा। तुम्हारे लिए नीचे से चाय लाई जा रही है, आराम से पी लेना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कमजोरी है। मुझे आपकी कोई चाय नहीं पीनी है। आप एक क्रिमिनल है, एक बहुत बड़े गुंडे। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से आपको गोलियां चलाते हुए और खून करते हुए देखा है। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आप भी मुझे पाशा की तरह किसी और को बेच देंगे या मेरे साथ कुछ गलत करेंगे? इनाया फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत डर गई थी। जायन की आंखों में एक पल के लिए तेज गुस्सा कौंधा। उसकी जबड़े की नसें तन गई, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल किया। ए लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर मुझे तुम्हें बेचना ही होता तो कल रात उसी कीचड़ में पाशा के आदमियों को तुम्हें सौंपकर मैं अच्छे खासे पैसे ले लेता। मैं क्रिमिनल हूं, अंडरवर्ल्ड का माफिया हूं, ये बात सच है। लोग मेरे नाम से कांपते हैं, ये भी सच है। लेकिन मैं जायन सिकंदर हूं। मैं कमजोर औरतों पर हाथ नहीं डालता और ना ही उनका सौदा करता हूं। तो फिर मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है आपने? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जायन अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर इनाया के बिल्कुल करीब आ गया। इनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस ही रुक जाएगी। जायन ने थोड़ा झुककर अपना एक हाथ इनाया के चेहरे के पास दीवार पर टिकाया और उसकी डरी हुई आंखों में बहुत गहराई से देखा। क्योंकि इस हवेली के बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है इनाया। वो पाशा कोई आम गुंडा नहीं है, एक पागल कुत्ता है। तुमने कल उसके आदमियों का हाल देखा है? अब वो अपने आदमियों का बदला लेने के लिए तुम्हें पूरी मुंबई में ढूंढेगा और चैन से जीने नहीं देगा। अगर तुमने मेरी इजाजत के बिना इस हवेली के बाहर एक कदम भी रखा तो कल सुबह गटर में तुम्हारी लाश मिलेगी। क्या तुम यही चाहती हो? इनाया की आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। उसे जाहिन की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन वो इस अनजान माफिया पर भरोसा कैसे कर लेती? जाहिन वहां से जा चुका था। हवेली में सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें खिड़की से छन कर आ रही थी, लेकिन इनाया के लिए ये आलीशान कमरा किसी भयानक जेल से कम नहीं था। पिछले 2 दिनों से वो इसी कमरे में बंद थी। हवेली के नौकर उसे समय पर खाना दे जाते थे, लेकिन जायन सिकंदर की सख्त हिदायत थी कि इनाया कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगी। इनाया खिड़की के पास खड़ी बाहर के बड़े से बगीचे को देख रही थी। तभी दरवाजे पर भारी जूतों की आहट हुई और कमरा खुल गया। जायन अंदर दाखिल हुआ। आज उसने सफेद रंग की शर्ट और काले ट्राउजर पहने हुए थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावविहीन था। इनाया झटके से पीछे घूमी और डरते हुए अपनी नजरें झुका ली। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? मुझे भूख नहीं है और मुझे आपका दिया हुआ खाना नहीं खाना है। आप मुझे यहाँ ऐसे कब तक रखेंगे? जायन चलते हुए इनाया के करीब आया। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर इनाया के हाथ कांपने लगे। जब तक मैं चाहूं, ये सिकंदर हवेली है इनाया। यहां मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर मैंने कहा है कि तुम्हें खाना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा।
आप ऐसा कैसे कर सकते? आप एक इंसान है या कोई दरिंदे? आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। उस पाशा में और आप में कोई फर्क नहीं है। वो मुझे बेचना चाहता था और आपने मुझे अपने कैद में रख लिया है। आप सच में बहुत बुरे हैं। जायन की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में एक दर्द सा उभरा, लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। वो एक कदम और आगे बढ़ा और इनाया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं दरिंदा हूं और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस दरिंदे की बात मानकर चुपचाप इस कमरे में रहो। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जायन इतना कहकर झटके से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से लॉक हो गया। इनाया वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जायन का कठोर और जालिम बर्ताव उसे अंदर तक डरा रहा था। उसकी नजरों में जायन सिर्फ एक घमंडी और खतरनाक माफिया था, जिसे किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ घंटों बाद कमरे का दरवाजा फिर खुला। इनाया डर कर पीछे हटी, लेकिन इस बार दरवाजे पर जायन नहीं था। वहां एक लड़का खड़ा था। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक मेडिकल बैग था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जो इस खौफ हवेली में बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं आई कम इन इनाया जी? आप कौन हैं? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर रोहन है। जायन सर ने मुझे आपकी चोटों की ड्रेसिंग करने और आपका चेकअप करने के लिए बुलाया है। डरिए मत, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं पास ही के एक एनजीओ अस्पताल में काम करता हूँ। रोहन की आवाज में एक बहुत ही ठहराव और नरमी थी। इनाया को पहली बार इस हवेली में किसी को देखकर डर नहीं लग रहा था। रोहन कमरे में आया और उसने अपना बैग मेज पर रख दिया। आइए, यहाँ बैठ जाइए। मुझे आपके पैरों की पट्टियां बदलनी है। इनाया धीरे से बेड के किनारे बैठ गई। रोहन ने बहुत ही आराम से और बिना कोई तकलीफ दिए उसके घावों को साफ किया। आपको बहुत गहरी चोटें आई हैं इनाया जी। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत लंबी और खतरनाक दौड़ लगाकर आई हैं। इनाया ने उदास होकर कहा, मेरी तो जिंदगी एक खतरनाक दौड़ बन गई है डॉक्टर रोहन। एक मौत से भागकर मैं दूसरी मौत के मुंह में आ गिरी हूं। रोहन ने अपना काम रोककर इनाया की तरफ बहुत ही हमदर्दी से देखा। मैं समझ सकता हूँ। जायन सिकंदर का नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कैसे आई, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस दुनिया की हैं। आप बहुत मासूम हैं। मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है। वो जायन सिकंदर एक जल्लाद है। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। मुझे बहुत डर लगता है उससे। आप फिक्र मत कीजिए नाया जी। मैं एक साधारण सा डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको इस शैतान की कैद से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रोहन की बातें सुनकर इनाया को ऐसा लगा जैसे अंधेरे में उसे कोई रोशनी की किरण मिल गई हो। उसे रोहन बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान लगा। रोहन के सीधे साधे बर्ताव ने इनाया के दिल में उसके लिए एक विश्वास और एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया था। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। जायन कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और उसकी नजर रोहन के उस हाथ पर थी जो इनाया के हाथ को पकड़े हुए था। जायन के चेहरे पर इतना भयंकर गुस्सा था कि कमरे का तापमान ही मानो गिर गया। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? रोहन तुरंत पीछे हट गया और घबराकर खड़ा हो गया। इनाया भी डर के मारे सिकुड़ गई। जायन तेजी से चलकर रोहन के पास आया और उसने रोहन का कॉलर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें यहाँ डॉक्टर बनाकर बुलाया था, इसका हाथ पकड़कर हमदर्दी जताने के लिए नहीं। अगर दोबारा तुम्हारी हिम्मत इसके इतने करीब जाने की हुई तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काटकर तुम्हारे गले में टांग दूंगा। सॉरी सर, मैं तो बस इनका घाव देख रहा था। इनाया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे रोहन पर तरस आ रहा था और जायन पर बेतहाशा गुस्सा। आप इन्हें छोड़ दीजिए। आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? वो मेरी पटियां ही तो बदल रहे थे। आप हर किसी पर अपनी गुंडागर्दी क्यों दिखाते हैं? जायन ने झटके से रोहन का कॉलर छोड़ दिया और अपनी तीखी नजरें इनाया पर गड़ा दी। तुम मेरी कैद हो इनाया, और मेरे घर में मेरे सामने किसी और मर्द की तरफदारी करने की जुर्रत कभी मत करना। जायन ने रोहन की तरफ घूर कर देखा। अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ यहां से, और कल से अपना काम खामोशी से करके निकल जाना। एक लफ्ज भी इससे बात करने की कोशिश मत करना। रोहन ने डरते हुए अपना बैग उठाया और एक बार इनाया की तरफ बेबसी से देखकर वहां से चला गया। रोहन के जाते ही जायन भी बिना कुछ कहे जोर से दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। इनाया पूरी तरह टूट चुकी थी। जायन का ये जालिम रूप देखकर
उसे उससे और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे लगा कि जायन एक ऐसा खौफनाक इंसान है जो किसी को भी खुश नहीं देख सकता, और दूसरी तरफ रोहन था जो एक फरिश्ते की तरह उसकी मदद करना चाहता था। रात का वक्त हो चुका था। हवेली के दूसरे हिस्से में जायन अपने बड़े से डार्क स्टडी रूम में अकेला बैठा था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लैंप जल रही थी। उसके हाथ में शराब का एक गिलास था और नजरें अपने सामने रखी एक पुरानी और हल्की पीली पड़ चुकी डायरी पर थी। जायन ने अपना गिलास मेज पर रखा और बहुत ही संभाल कर उस डायरी को खोला। डायरी के पन्नों के बीच एक सूखा हुआ गुलाब का फूल रखा था और उसके साथ थी एक पुरानी तस्वीर। ये तस्वीर 3 साल पुरानी थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज की। तस्वीर में तेज बारिश हो रही थी और इनाया अपने हाथ में एक छाता लिए मुस्कुराते हुए खड़ी थी। लेकिन उस तस्वीर में सबसे खास बात यह थी कि इनाया ने वो छाता अपने ऊपर नहीं बल्कि पास ही खड़े एक लड़के के ऊपर किया हुआ था, जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और जिसका चेहरा हुडी की वजह से पूरी तरह छिपा हुआ था। कौन था वो लड़का? क्या जायन इनाया से प्यार करता था? आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। वो ब्लैक हुडी वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद जायन था। जायन अपनी उंगलियों से तस्वीर में बनी इनाया की मुस्कुराती हुई तस्वीर को सहलाने लगा। उसकी कठोर और खतरनाक आंखों में इस वक्त एक अजीब सी नमी और एक गहरा प्यार था जो उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। तुम कितनी मासूम हो इनाया, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा वो बारिश का दिन। तुम उस दिन कॉलेज में एक अजनबी को बारिश से बचाने के लिए अपना छाता देकर खुद भीगती हुई चली गई थी। तुमने तब भी मेरी शक्ल नहीं देखी थी जब मैं तुम्हारे पीछे पागल था, और आज जब तुम मुझे देख रही हो तो मुझे सिर्फ एक शैतान और एक दरिंदा समझती हो। जायन ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तुम मुझसे जितना चाहे नफरत कर लो इनाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने उस दिन मुझे बारिश से बचाया था ना, आज मैं तुम्हें इस दुनिया के हर तूफान से बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी नजरों में हमेशा के लिए विलन ही क्यों ना बनना पड़े। सिकंदर हवेली में दोपहर के वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। इनाया अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसकी नजरें बार बार दीवार पर लगी घड़ी पर जा रही थी। आज जायन हवेली में नहीं था, वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया था और यही वो मौका था जिसका इनाया और डॉक्टर रोहन को इंतजार था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और रोहन अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। इनाया उसे देखते ही तेजी से उठ खड़ी हुई। रोहन जी, क्या आपने कुछ सोचा? मैं यहाँ इस सोने की जेल में और नहीं रह सकती। जायन सिकंदर किसी भी वक्त वापस आ सकता है। रोहन ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और इनाया के करीब आकर धीमी आवाज में बोला, घबराइए मत इनाया जी, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आज रात ही हम इस हवेली से बाहर निकलेंगे। आज रात? लेकिन बाहर तो इतने सारे गार्ड्स हैं, हम पकड़े गए तो वो जायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है। आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना? मैंने गार्ड्स की रात की कॉफी में नींद की दवा मिलाने का प्लान बना लिया है। रात के ठीक 2 बजे आप हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर आइएगा। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैं वहां अपनी गाड़ी लेकर आपका इंतजार करूंगा। इनाया की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा जैसे रोहन कोई फरिश्ता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे शैतान माफिया से बचाने आया है। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी रोहन जी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि दुनिया में जायन जैसे जालिम और पत्थर दिल लोग क्यों रहते हैं और आपके जैसे अच्छे इंसान उनके चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। रोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था जिसे इनाया अपनी मासूमियत में पढ़ नहीं पाई। इनाया जी, बस आज रात का इंतजार कीजिए, फिर आपको जायन सिकंदर का यह खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। मैं चलता हूं, वरना किसी को शक हो जाएगा। रोहन वहां से चला गया। इनाया ने राहत की सांस ली और रात का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ मुंबई के एक सुनसान गोदाम में जायन अपने आदमियों के साथ मौजूद था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। उसके सामने कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था जो पूरी तरह से कांप रहा था। मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए। इनाया के असली पिता का कत्ल किसने किया था? अगर तूने आज सच नहीं उगला
तो मैं तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। नहीं पता जायन भाई, मेरा यकीन मानिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो कोई बहरूपिया था। वो हमेशा एक मासूम सा चेहरा बनाकर रहता था और खुद को किसी एनजीओ का वर्कर बताता था और वो मास्क पहनकर रहता था। जायन ने गुस्से में पास रखी एक लोहे की रॉड उठाई और पास रखे एक शीशे पर दे मारी। शीशा चकनाचूर हो गया। 3 साल हो गए हैं मुझे उस कातिल को ढूंढते हुए। उस एक आदमी की वजह से मेरी इनाया की हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई और उसे उस लालची सौतेले बाप के जुल्म सहने पड़े। जिस दिन वो कातिल मेरे हाथ लगा, मैं उसे मौत की वो सजा दूंगा कि जहन्नुम भी कांप उठेगा। तभी जायन का राइट हैंड मैन समीर भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। बॉस, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ समीर? बॉस, वो जो एनजीओ वाला डॉक्टर रोहन है ना, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करवाई है। उसका असली नाम रोहन नहीं है बल्कि विक्रांत है। और सबसे बड़ी बात, वही इनाया जी के पिता का असली कातिल है बॉस। वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खूनी है। जायन के दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ। उसे तुरंत इनाया का ख्याल आया। वो हवेली में उस कातिल के साथ अकेली थी। इनाया! समीर, गाड़ियां निकालो, अभी इसी वक्त हवेली चलो। अगर इनाया को एक खरोच भी आई तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। जायन का काफिला तूफान की रफ्तार से हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। रात के 2 बज चुके थे। हवेली में एकदम सन्नाटा था। इनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक काले रंग का शॉल ओढ़ा और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे रोहन ने कहा था, हवेली के कॉरिडोर में खड़े गार्ड्स अपनी जगह पर बेहोश पड़े थे। इनाया को डर भी लग रहा था और आजादी की खुशी भी थी। वो किसी तरह छुपती छुपाती हवेली के पिछले दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और बाहर अंधेरे में एक गाड़ी खड़ी थी। रोहन गाड़ी के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। इनाया को देखते ही उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। जल्दी आइए इनाया जी, हमें जायन के आने से पहले यहाँ से बहुत दूर निकलना है। इनाया बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई और रोहन ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके हवेली के पीछे के सुनसान रास्ते से निकाल ली। इनाया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, हम बच गए। आपने मेरी जान बचा ली रोहन जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे किसी रिश्तेदार के घर छोड़ देंगे? रोहन, जो अब तक बड़ी खामोशी से गाड़ी चला रहा था, अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक और खौफनाक थी कि इनाया के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ रोहन जी? आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? रोहन ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और एक झटके में गाड़ी शहर के बाहर एक वीरान और डरावनी सी दिखने वाली पुरानी फैक्ट्री के सामने रोक दी। चारों तरफ खूब अंधेरा था और किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये कौन सी जगह है रोहन जी? हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये तो कोई सेफ जगह नहीं लग रही है। रोहन का चेहरा, जो अब तक एक सीधे साधे और मासूम डॉक्टर का था, अचानक एक खूंखार शैतान में बदल गया। उसे गाड़ी का सेंट्रल लॉक दबा दिया जिससे इनाया बाहर ना निकल सके। सेफ जगह? किसके लिए इनाया? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है मुझे। रोहन ने अचानक इनाया के बालों को अपने हाथों में बहुत ही बेरहमी से जकड़ लिया। इनाया दर्द से चीख पड़ी। आह! चुप, एकदम चुप। बहुत शौक था ना तुझे उस जायंट सिकंदर की कैद से भागने का? तू सोच रही थी कि मैं कोई फरिश्ता हूं जो तुझे बचाने आया हूं। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो सिर्फ एक मोहरा है, मोहरा। इनाया की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो राहुल के इस बर्ताव से हैरान भी थी और उसे डर भी लग रहा था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कौन है? मेरा नाम रोहन नहीं, विक्रांत है और मैं वही इंसान हूँ जिसने तेरे असली बाप को मारा था। तेरी सारी जायदाद हड़पने के लिए मैंने ही तेरे सौतेले बाप से हाथ मिलाया था, समझी? इनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस इंसान को वो एक मसीहा मान रही थी, वो असल में उसके खुद के पिता का कातिल और एक खौफनाक दरिंदा था। वो जायन 3 साल से मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था क्योंकि वो तुझे उस कॉलेज के दिनों से बेइंतहा प्यार करता है। जब मुझे पता चला कि उस पत्थर दिल माफिया ने तुझे अपने घर में पनाह दी है, तो मैंने ये प्लान बनाया। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा और तेरी लाश देखकर वो जायंट सिकंदर खुद घुट घुट कर मरेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। जायन आपको छोड़ेंगे नहीं।
मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। रोहन ने एक जोरदार तमाचा इनाया के गाल पर मारा, जिससे उसके होठ से खून बहने लगा। उसने इनाया को गाड़ी से बाहर खींचा और घसीटते हुए उस वीरान फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगा। इनाया मदद के लिए चीख रही थी। उसे अब जायन की वो बात याद आ रही थी जो उसने हवेली में कही थी, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आज इनाया को जायन की उस कैद की कीमत समझ में आ रही थी। जिस सोने के पिंजरे को वो अपनी बर्बादी समझ रही थी, वो असल में उसका सबसे बड़ा रक्षक था। तभी फैक्ट्री के बाहर अचानक कई गाड़ियों के टायरों के घिसने की जोरदार आवाज आई। तेज रोशनी से वो अंधेरी फैक्ट्री जगमगा उठी। एक गाड़ी का दरवाजा खुला और जायन सिकंदर एक साक्षात काल बनकर बाहर निकला। उसके हाथ में एक भारी गन थी और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक गुस्सा था जो आज किसी की जान लेकर ही शांत होने वाला था। जायन ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, विक्रांत। जायन की दहाड़ से पूरी फैक्ट्री गूंज उठी। इनाया ने रोते हुए बाहर की तरफ देखा। आज उसे जायन सिकंदर किसी गुंडे या विलन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक रक्षक जैसा लग रहा था। जायन की उस खौफनाक दहाड़ से पूरी पुरानी फैक्ट्री की दीवारें भी मानो कांप उठी थी। उसकी लाल आंखें साक्षात मौत का पैगाम दे रही थी। विक्रांत ने जैसी जायन को देखा, उसके चेहरे की वो शैतानी हंसी कुछ पल के लिए गायब हो गई, लेकिन फिर उसने इनाया की गर्दन पर अपना चाकू रख दिया। इनाया डर से पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। उसके होठों से खून रिस रहा था और आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। आ गया तू जान सिकंदर। मुझे पता था अपनी इस नई कमजोरी को बचाने तू जरूर आएगा। आज तेरी मौत इसी फैक्ट्री में होगी और तेरे सामने पहले मैं तेरी इस प्यारी नाया को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जायन ने अपनी भारी और लंबी गन विक्रांत की तरफ तान दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। क्या विक्रांत इनाया को मार देगा या उससे पहले जायन विक्रांत को मार डालेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तूने मेरी जान को हाथ लगाने की जुर्रत की है विक्रांत। जिस इंसान ने जायन सिकंदर की परछाई पर भी नजर डाली हो, उसे यमराज भी अपने पास रखने से डरता है। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि मौत भी तुझसे भीख मांगेगी। हथियार नीचे फेंक दे जायन, वरना मैं अभी इसी वक्त इसकी गर्दन काट दूंगा। जायन की नजरें इनाया पर पड़ी। इनाया की डरी हुई और बेबस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने जायन की तरफ देखा और दर्द में सर हिलाया, मानो कह रही हो कि उसकी फिक्र ना करे। जायन ने धीरे से अपनी गन जमीन पर फेंक दी। ये हुई ना बात, अब तू देख मैं कैसे। विक्रांत का वाकया पूरा भी नहीं हुआ था कि जायन ने अपनी जैकेट में छिपा हुआ एक छोटा सा खंजर बिजली की रफ्तार से निकाला और सीधा विक्रांत के उस हाथ पर फेंक कर मारा जिसमें उसने चाकू पकड़ा हुआ था। एक दर्दनाक चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी। खंजर विक्रांत की कलाई के आर पार हो गया था और उसका चाकू जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि विक्रांत कुछ समझ पाता, जायन ने खूंखार शेर की तरह उस पर झपटा। उसने इनाया को एक झटके में अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से विक्रांत के गले को अपनी मजबूत पंजों में जकड़ लिया। तूने इनाया के पिता को मारा और तूने मेरी इनाया पर हाथ उठाया? तेरी ये हिम्मत! जायन ने विक्रांत को हवा में उठाया और जोर से लोहे के एक पुराने पिलर पर दे मारा। विक्रांत के मुंह से खून निकल आया। विक्रांत का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। वो विक्रांत को बेतहाशा मार रहा था। उसके हर एक घूंसे में वो 3 साल की तड़प और इनाया के आंसुओं का बदला था। इनाया जमीन पर बैठी कांप रही थी। वो जायन का ये खूंखार और बेरहम रूप देखकर डरी हुई थी, लेकिन आज उसे इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि जायन ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए कर रहा था। समीर और जायन के बाकी गार्ड्स भी अंदर आ चुके थे। विक्रांत अधमरा होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। समीर, इस कीड़े को उठाओ और हमारे बेसमेंट में ले जाओ। इसे आसानी से मौत नहीं आनी चाहिए। इसे हर दिन उस दर्द का एहसास होना चाहिए जो इसने इनाया और उसके परिवार को दिया है। जी बॉस। समीर के आदमी विक्रांत को घसीटते हुए वहां से ले गए। फैक्ट्री में अब सिर्फ सन्नाटा था और इनाया की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। जायन धीरे धीरे इनाया के पास आया। उसके हाथों पर विक्रांत का खून लगा हुआ था। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर इनाया की तरफ देखा।
उसकी खौफनाक और लाल आंखों में इनाया को देखते ही एक अजीब सी नरमी और अथाह प्यार उभर रहा था। जायन नरमी से इनाया के चेहरे को छूते हुए बोला, इनाया, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाई? इनाया ने जायन की आंखों में देखा। वो आंखें जो पूरी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम थी, आज इनाया के लिए दर्द और फिक्र से छलक रही थी। इनाया से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो झटके से आगे बढ़कर जायन के सीने से लगकर और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए जायन जी, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो आपको गलत समझती रही। आप मुझे इस शैतान से बचाना चाहते थे और मैं आपको ही अपना दुश्मन समझ बैठी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जायन के मजबूत हाथ धीरे से इनाया के पीठ पर सहलाने लगे। उसने इनाया को खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इनाया। मेरी दुनिया इतनी काली और खतरनाक है कि कोई भी मुझे देखकर यही सोचेगा। चलो अब घर चलते हैं। जायन ने इनाया को बड़ी ही नजाकत से अपनी बाहों में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली रात को उसे कीचड़ से उठाया था। लेकिन आज इनाया को उन बाहों में कोई डर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महफूज जगह का एहसास हो रहा था। इनाया ने अपना सर जायन के कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें मूंद ली। कुछ घंटों बाद सिकंदर हवेली में सुबह की किरणें खिल चुकी थी। इनाया अपने उसी आलीशान कमरे में बेड पर बैठी थी। हवेली के डॉक्टरों ने उसकी चोटों पर मरहम लगा दिया था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और जायन अंदर आया। उसने कपड़े बदल लिए थे और आज वो बेहद शांत लग रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। जायन जी, आइए ना। जायन धीरे से आकर बेड के किनारे पर बैठ गया। उसने वो डायरी इनाया के सामने रखी और उसे खोला। डायरी के पन्नों के बीच एक सूखा हुआ गुलाब का फूल और एक तस्वीर रखी थी। इनाया, तुमने उस रात मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रहा हूं? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। आज मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इनाया ने हैरानी से उस तस्वीर को देखा। वो तस्वीर कॉलेज के दिनों की थी, जिसमें इनाया बारिश में एक काले रंग की हुडी पहने लड़के के ऊपर अपना छाता ताने हुए खड़ी थी। ये तो मैं हूँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। लेकिन ये मेरे साथ। ये काले रंग की हुडी वाला लड़का मैं हूं इनाया, 3 साल पहले। इनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अवाक होकर कभी उस तस्वीर को तो कभी जायन के चेहरे को देख रही थी। उन दिनों मैं इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बहुत दूर था। मैं एक आम लड़का था जो चुपचाप तुम्हें कॉलेज में देखा करता था। तुमसे बेइंतहा प्यार करता था इनाया, लेकिन कभी सामने आकर कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उस बारिश वाले दिन जब तुमने अपने हिस्से का छाता मेरे ऊपर कर दिया था, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि ये जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। जायन की आवाज भारी हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। विक्रांत ने जायदाद के लिए तुम्हारे पिता का खून कर दिया। मैं उस वक्त इतना ताकतवर नहीं था कि तुम्हारे पिता को बचा पाता। तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया और तुम अचानक कहीं गायब हो गई। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। उसी दौरान मेरे परिवार पर भी हमले हुए और मुझे अपने को बचाने के लिए इस खौफनाक अंडरवर्ल्ड में उतरना पड़ा। मैं जायन से जायन सिकंदर बन गया, लेकिन मेरी रूह हमेशा तुम्हें ही ढूंढती रही। सिर्फ तुम्हें इनाया, सिर्फ तुम्हें। इनाया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो एक क्रूर माफिया समझ रही थी, वो सालों से उसे एक दीवाने की तरह प्यार करता था। उस रात जब मैंने तुम्हें रेड डॉकयार्ड में गुंडों से घिरा देखा तो मेरी जान निकल गई थी इनाया। मैंने कसम खाई थी कि अब चाहे मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी दुनिया बहुत अंधेरी है इनाया, और तुम ही मेरी वो इकलौती रोशनी हो जिसके सहारे मैं जिंदा हूं। मैं एक माफिया हूं, एक क्रिमिनल हूं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनाया ने अपने कांपते हुए हाथों से जायन का हाथ थाम लिया। आज उसके दिल में जायन के लिए कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक अथाह प्यार और सम्मान था। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कोई मुझे इतना टूट कर प्यार कर सकता है। जायन जी, आपने मेरे लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। आप माफिया होंगे इस दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए आप मेरे रक्षक हैं, मेरे भगवान हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ जायन जी। उसने आगे बढ़कर इनाया को अपने गले से लगा लिया। तुम सिर्फ मेरी हो इनाया, सिर्फ मेरी।
और अब जान सिकंदर की इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा। 1 महीने बाद सिकंदर हवेली आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। पूरी हवेली को सफेद गुलाबों और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग और अंडरवर्ल्ड के लोग भी इस आलीशान शादी में मौजूद थे। मंडप में आग के फेरे चल रहे थे। इनाया लाल रंग के बेहद खूबसूरत और भारी लहंगे में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके माथे पर सजा मांग टीका और हाथों में लगी मेहंदी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। तेरे चेहरे का नूर इस दुनिया से भी ज्यादा है। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरे इस दुनिया का आखिरी सहारा है। इनाया के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई जिससे वो और भी ज्यादा कयामत लग रही थी। जायन ने काले रंग की रॉयल शेरवानी पहनी हुई थी। वो इनाया का हाथ थामे अग्नि के साथ फेरे ले रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए इनाया के चेहरे से नहीं हट रही थी। उसकी वो खौफनाक आंखें आज सिर्फ और सिर्फ एक इश्क और दीवानगी से भरी हुई थी। जायन ने बहुत ही प्यार से इनाया की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया। इनाया ने पलकें उठाकर जायन की तरफ देखा और एक बेहद प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। माफिया की दुल्हन बनना आसान नहीं है मेरी जान। जब माफिया जायन सिकंदर हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। जो लड़की कुछ वक्त पहले खौफ से कांपते हुए इस हवेली में आई थी, आज वो इस हवेली की और शहर की सबसे बड़े माफिया की मल्लिका बन चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपकी कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।